तो वेलकम है दोस्तों, जितने भी लोग हिस्ट्री को बीए में जेनरिक इलेक्टिव या जनरल के रूप में रखे हैं, तो आइए देखते हैं उनका सेमेस्टर 2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो नमस्कार है, मेरा नाम है सागर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान सागर में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास को जितने भी लोग ग्रेजुएशन में जीई यानी कि जेनरिक इलेक्टिव या फिर जनरल के रूप में रखे हैं, तो उनका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में आपका भिड़ जाए। ठीक है, तो सेमेस्टर 2 सीबीसीएस पैटर्न में आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो, भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ाई करते हो, ठीक है, क्वेश्चन डेफिनेटली इसी टाइप के आएंगे अगर आपका सिलेबस सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री जेनरिक इलेक्टिव या जनरल है। तो अब देखिए इसमें पढ़ना क्या होता है। तो इसमें पढ़ना होगा हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पीरियड। और इसमें 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का समय काल रहा था। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक रहे उनके बारे में पढ़ना होता है। तो ये है सिलेबस जो कि पढ़ना है। अब आइए करते हैं क्वेश्चन एंड उनका आंसर। इम्पोर्टेंट है सभी, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में भिड़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के स्रोतों का वर्णन करें। डिस्कस द सोर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब कि कौन से वे ग्रंथ हैं या पुस्तक है जिससे हमें दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा उल्लेख करना है कि दिल्ली सल्तनत में साहित्य तथा बहुमूल्य हैं। अब देखिए तो पहले इसमें बताना है कि सामान्य इतिहास से संबंधित रचनाएं, जितने भी सामान्य इतिहास से संबंधित रचनाएं हैं उससे दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। फिर 2 नंबर पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं कि भारत के इतिहास से विशेष रूप से संबंधित ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तीसरा आप लोग बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक रचनाएं जिनमें नैतिक आदेश निहित हैं उनसे भी हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा आप लोग बोल सकते हैं कि प्रशस्तियों से भी हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। पांचवा आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें कि साहित्य रचनाएं जिनका ऐतिहासिक महत्व भी है। ठीक है, इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, छठा पॉइंट, कि सूफी संत, जितने भी सूफी संत थे जैसे कि अलवार, नैनार, इन सभी के संबंधित साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। तो इन सभी चीज़ों से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं अभी सब बता दूंगा एंड लास्ट में आपको पीडीएफ दे दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग देख लीजिए एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। मेरी मेहनत जो है थोड़ा सा आप लोग वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर आपको खुद से करना है घर में। देखिए क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें, यानी कि बताना है डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ों को हासिल किया, कितने युद्ध जीते, ठीक है, इन सभी चीज़ों को बताना है। तो देखिए इसमें कि जितने भी जीत हैं उनका अभिषेक कब हुआ, राज्य अभिषेक कब हुआ, जिसको राज्यरोहण बोलते हैं कुतुबुद्दीन का, ठीक है, उनका इतिहास क्या था। फिर बताना है कि ऐबक की समस्याएं और उनका निवारण, कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन कौन सी समस्याएं थी और उनका निवारण कैसे किया गया, इसके बारे में लिखिए। फिर आप लिख सकते हैं यलदूज से संबंधित क्या है अल्दूज, ठीक है, और उससे संबंधित कैसे हैं। फिर आप लोग बोल सकते हैं कि कुबूचा से संबंध, कुबूचा क्या है, इसके बारे में क्या संबंध है, सबको बारे में पढ़ना है। फिर बताना है कि ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और अली मर्दान ये कौन थे, इनके बीच क्या संबंध था। फिर बताना है राजपूतों के साथ इनका संबंध कैसा था, जो राजपूत सिंह लिखाते हैं ना, तो राजपूतों के राज्यों के प्रति इनकी नीति कैसी थी, ठीक है, स्ट्रेटजी कैसे रखते थे, तो इन सब चीज़ों को बताना है। फिर बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान दिल्ली सल्तनत में कितना रहा। एंड लास्ट में आपको इसका आंसर 1-2 इतिहासकार का नाम लिख दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में हम लोग केवल 9 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है,
इल्तुतमिश की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसको बताना है कि इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की ही भांति कौन कौन से युद्ध जीते, कौन कौन से लोगों के साथ कैसा संबंध रखें। ठीक है, जब भी उपलब्धियों के बारे में पूछा जाए तो वे कौन कौन से युद्ध जीते हैं, कैसे कैसे जीते हैं, उनकी अलग अलग लोगों के साथ संबंध कैसा था, राजपूतों के साथ संबंध कैसा था, तो इन्हीं सब के बारे में बताना है। ठीक है, इसमें भी आपको अच्छा खासा लिखने को आंसर मिल जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बलवन के बारे में। बलवन नाम तो सुना ही होगा ना। तो बलवन ने ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलवन के राज तत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालें, थ्रो लाइट ऑन द बलवन थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो ये है किंगशिप के बारे में, बलवन के सिद्धांत के बारे में। तो इसमें आपको बता दीजिए, थोड़ा सा सबसे पहले परिचय लिख लीजिए, ठीक है, ताकि जम जाए महफिल बोलते हैं। उसके बाद पॉइंट वाइज करके यहाँ पे आप लोग आंसर दिया गया है उसको आराम से कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया पॉइंट 1 व्यक्तियों के ऊपर शासन करने को एक मामूली, उसी तरह पॉइंट 2 भी दिया गया है, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 करके इसका आंसर बनाया गया है। ठीक है, तो ये है बलवन के बारे में, सिजदा के बारे में, सैनिक व्यवस्था कैसी थी इनकी, प्रशासनिक सुधार कैसे थे, गुप्तचर विभाग का संगठन कैसा था। ठीक है, फिर बताना है कि दोआब में इक्ताओं का पुनर्ग्रहण कैसे किया जाता था। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की भू राजत्व नीति का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वे जमीन के बारे में कैसी नीतियाँ बनाते थे अपने शासन में, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप इसमें बता दें कि लगान कितना लिया जाता था, यानी कि टैक्स उस समय कितना लिया जाता था, और कौन कौन से टैक्स लिए जाते थे, और धार्मिक एक टैक्स होता है उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको इसमें त्रिपाठी के मतलब एक दो इतिहासकार का हो सके तो नाम बता दीजिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखिए, इसमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्कस द मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति क्या थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और क्या बनाएं, इस क्वेश्चन को अभी भी नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले उसमें बता दीजिए कि इन्होंने 3 प्रकार के सिक्के चलाए, जीतल, तांबा की था। ठीक है, उस तरह से 3 प्रकार के जीतल, टंका और क्या क्या नाम था, उन सबको पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर बताना है कि अगर कोई व्यापारी चोरी करता था बाज़ार में तो उनको कैसे कैसे सजाएं मिलती थी। जैसे कि कोई व्यापारी चोरी कर ले तो जितना चोरी करता था वजन में, उसको उतना शरीर का मांस निकाल लिया जाता था। ठीक है, फिर बताना है कि घोड़ों और दासों और मवेशियों यानी कि जो पशु पक्षी हैं, पशुओं को पालने वाला, उनको बाज़ार में कैसे बेचा जाता था। ठीक है, उनकी भाव कैसे थी। फिर सामान्य बाजार की नीतियाँ क्या थी, इन सब के बारे में आपको बताना है। और एक दो इतिहासकार का नाम बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहम्मद तुगलक के चरित्र एवं नीतियों का विवरण दें। नरेट द कैरेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ एमडी तुगलक। तो एमडी तुगलक यानी कि मोहम्मद तुगलक के चरित्र कैसे थे और उनकी नीतियाँ कैसी थी, वो कौन से पॉलिसीज बनाते थे, कैसा कानून था उनका, इन सब के बारे में बताना है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, आंतरिक शासन, विभिन्न योग्यताएं, राजत्व। ठीक है, सुधार कैसा था, राजत्व के बारे में सुधार कैसे किए उनके, इस तरह से बताएं। फिर आप एक दो इतिहासकार, हर चीज़ में एक दो इतिहासकार का नाम लिख दें, आपका आंसर सच बताता हूँ एकदम खिल के उठेगा। देखिए ये थे। फिर सांकेतिक मुद्रा के बारे में बता दें। तो इस टाइप से आपका आंसर डील करना है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बीबीआई जितने होते हैं उन सभी को बोल दे रहा हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। फिरोज तुगलक के सुधार का वर्णन करें। ठीक है, डिस्कस द रिफॉर्म्स ऑफ फिरोज तुगलक, या फिर आप लोग बता सकते हैं कि फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार का वर्णन कीजिए। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ फिरोज तुगलक। ठीक है, ये देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है।
वो कहता है ना कि मैं भी मारा गया था, तू भी मारा जाएगा, लेकिन आपको मार नहीं खाइएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। तो इसमें बताना है कि सिंचाई व्यवस्था कैसी थी उनकी, नगर व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सार्वजनिक निर्माण के कार्य कैसे करते थे, फिर जजिया कर के बारे में हो सके तो बता दीजिए, न्याय की व्यवस्था कैसी थी, सैनिक सुधार कैसा था इनका, मुद्रा की व्यवस्था कैसी थी, दास प्रथा कैसा था, शिक्षा और साहित्य के बारे में इनकी कैसी रुख थी, इन सब के बारे में आपको इस क्वेश्चन में डील करना है, ठीक है। एंड लास्ट में जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, एक दो आपको हिस्टोरियन इतिहासकार का नाम बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखिए, गाड़ी का आवाज़ सुनाई दे रहा है, इसके लिए सॉरी मांग रहा हूँ। क्या करूँ यार, जहाँ पे अब हूँ वहाँ पे बस वगैरह चलता रहता है ना। क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ सिकंदर लोदी, यानी कि सिकंदर लोदी ने अपने जीवन काल में कौन कौन सी चीज़ों को हासिल किया। इसमें आप बता सकते हैं कि सिकंदर लोदी की समस्याएं क्या क्या थी, ठीक है। पहला क्या बता सकते हैं कि सिकंदर लोदी की समस्याएं क्या क्या थी। फिर आप लोग देखिए तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी की गृह नीति के बारे में बताइए। यह क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बताना है कि सिकंदर नीति उनके घर में, मतलब कि अपना जो राज्य था उसके अंदर वे कैसे शासन क्या करते थे उसके बारे में बताइए। फिर जो, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बारबाग शाह थे, उनके साथ इनका संबंध कैसा था, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। अफगान के अमीरों के साथ संबंध कैसा था, राजपूतों के साथ संबंध कैसा था, सब चीज़ याद कर लीजिए। सिकंदर लोदी के अन्य सुधार के बारे में, जैसे कि सिकंदर लोदी की विदेश नीति कैसी थी, बिहार का विजय कैसे किया इन्होंने, ठीक है, बंगाल के साथ कैसा संबंध था क्योंकि बंगाल भी धीरे धीरे उगने लगा था। मध्य भारत की विजय के बारे में एक दो चीज़ें होंगी तो बता दीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को डील करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग अंतिम करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो यह वीडियो का भाग 1 है, भाग 2 में हम लोग सभी को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय शासन का वर्णन करें। डिस्कस द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। कि दिल्ली सल्तनत, देखिए दिल्ली सल्तनत तब भी राज्य की तरह, मतलब महान महान शासक हुए, हम लोग महान ही बोल सकते हैं यार, और अभी भी दिल्ली केंद्र में है। दिल्ली हमेशा केंद्र में रहा है भारत के, मतलब केंद्र मतलब समझते हैं ना, वही राज्य की तरह। तो दिल्ली है दिल वालों की, शुरू से ही कहा गया है, लेकिन समय कुछ भी हो, दिल्ली का नाम तो हमेशा से ही जगा हुआ है। तो सुल्तान की स्थिति कैसी थी दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय शासन का वर्णन करना है कि सेंट्रल इनका जो ढांचा था वह कैसा चलता था। तो सुल्तान की स्थिति क्या होती थी दिल्ली में, उसके बाद सुल्तान के सहायक कौन कौन से होते थे और वे क्या काम करते थे। फिर बताना है कि सुल्तान के प्रमुख अधिकारी विभाग के बारे में, फिर वजीर के बारे में बताइए। उसके बाद आजिर ए मुमालिक के बारे में बताइए, ठीक है, सैनिक व्यवस्था के बारे में, दीवान ए इंसा के बारे में, दीवान ए रसालत के बारे में, फिर सद्र उर सुदूर के बारे में, काजी उल कुजात के बारे में, अन्य विभाग एवं पदाधिकारी के बारे में। फिर कारखानों के बारे में बता दीजिए क्योंकि कारखाने भी उस समय स्टार्ट हो गए थे। सैन्य व्यवस्था कैसी थी उनकी हमने बात कर ही ली है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। न्याय की कैसे व्यवस्था की जाती थी, जज कैसे बुलाया जाता था, पुलिस, गुप्तचर व्यवस्था, राज व्यवस्था, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था, तो इन सब चीज़ों के आपको करना है। एंड अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे भारत में सूफीवाद पर एक निबंध लिखे। ये क्वेश्चन होगा हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके साथ नेक्स्ट वीडियो देखना हो, चाहे आपको कोर पेपर का देखना हो, चाहे AICC का पेपर देखना हो, सभी के क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 2 से लेकर के 6 तक के सभी अपलोडेड है चैनल पे। आप मैं बीच बीच में अच्छी नॉलेज दिलाता रहता हूँ आपके लिए। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपका कोई दोस्त BA BCom या BSc कुछ भी कर रहा हो तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार की जितने भी ऐसी वीडियोस होती हैं आपको दी जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिया, पढ़ाई किया, थैंक यू, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड जितना भी हो सके पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।